हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू स्टडी एटिक। आई एम तुषार। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। अभी तक हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में मैसूर, बंगाल, मराठा और सिख एम्पायर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर इसकी टाइमलाइन को देखें तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की जो शुरुआत है वो 1757 में बैटल ऑफ पलासी के साथ शुरू हुई और लेटर ऑन सिख एम्पायर की एनेक्सेशन तक चलेगी। ब्रिटिश की टाइम टू टाइम कुछ पॉलिसीज रहती हैं इसमें। तो इंडिया में ये जो पॉलिसीज रहती हैं जिसमें कुछ टाइम के लिए उनके मेथड ऑफ एक्सपेंशन और ग्रोथ को इन पॉलिसीज के थ्रू समझा जा सकता है। तो ऐसे में कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ कि वो कैसी पॉलिसीज को यूज करते थे और इसका उनको क्या बेनिफिट होता था और वो कैसे स्ट्रेटेजिकली एनेक्स कर रहे थे देश को। तो आप इन पॉलिसीज के थ्रू इजीली समझ पाएंगे। तो कुछ एग्जांपल जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो इसका एग्जांपल पहला तो यही है कि जो 1757 से लेकर 1813 तक का जो टाइम है, इस टाइम के दौरान जो पॉलिसी उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन और अपनी एक्सपेंशन के लिए यूज करी वो थी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। इसी तरह 1813 से लेके 1857 के दौरान उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी वो जो यूज करी थी उसका नाम था पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन। इसको हम जब जैसे जैसे टाइमलाइन के साथ चलते जाएंगे इन पॉलिसीज को हम पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस को देखेंगे। इसी तरह से 1813 और 1935 के बीच में जो पॉलिसी उन्होंने यूज की थी वो थी पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन। और इसके बाद आप पढ़ेंगे पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। ठीक है, तो चलिए अब इस लेक्चर में जो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ब्रिटिश कंपनी का ये भरपूर प्रयास था कि जितना हो सके उतना डायरेक्ट इंडल्ज ना हुआ जाए इन द एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स, और इसके साथ साथ किसी भी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर ना किया जाए। जैसे मैंने आपको ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पढ़ाया था, तो उसमें आपने ये देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव ने एक तो जहां तक पॉसिबल हो वहां तक डिप्लोमेटिक टूल्स का यूज किया और जीतने की कोशिश उसने मिलिटरीली कम की लेकिन डिप्लोमेटिकली ज़्यादा की। फिर उन्होंने क्या किया, अवध को जीतने के बाद भी वहां पर अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठा दी, डायरेक्ट कब्जा नहीं किया। और उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आया था, डेप्यूटी नवाब का कॉन्सेप्ट आया। सिमिलरली साउथ इंडिया में पहले ब्रिटिश का नॉर्दर्न सरकार में एक कंट्रोल था। ठीक है, तो अब आप ये जानते हैं कि उनका कहाँ कहाँ पे कंट्रोल है ब्रिटिश का। एक तो बंगाल में है, नॉर्दर्न सरकार एरिया में है, कर्नाटक में है, और फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो एरिया है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। अब जरा आप इस कंसेप्ट को समझो कि ये वो टाइम है जब ब्रिटिश इतने कमजोर भी नहीं थे कि अब वे टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में ना सोचें, और इतने स्ट्रांग भी नहीं थे कि वो अकेले एक ही बार में मैसूर, मराठा और अफगान जैसे ओपोनेंट से अकेले मुकाबला कर पाए। इससे समझ ये आता है कि अगर एम्बिशियस राजा ऑफ मैसूर या फिर मराठास अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें भी अगर साउथ इंडिया में हम सोचें तो वो किस टेरिटरी की तरफ बढ़ेंगे। तो जवाब है या तो वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद की टेरिटरी को एक्वायर करना शुरू करेंगे या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो साउथ इंडिया में टेरिटरीज हैं उसकी तरफ वो बढ़त करेंगे। सिमिलरली नॉर्थन इंडिया में देख लो, नॉर्दर्न इंडिया में बंगाल पर कंट्रोल है ब्रिटिश का, और अफगान लगातार उस टाइम पे रिपीटेडली प्लंडर करते हैं। ये टाइम कौन सा है, 1757 से लेके 1813 के बीच में। ठीक है ना। तो आपको याद है कि जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी 1761 में हुई थी, तो ये क्या था, उनकी जो थी वो फोर्थ फिफ्थ अटैक था। तो इसी तरह से उनको पता था कि जो अफगान है वो लगातार बार बार रिपीटेड प्लंडर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो दिल्ली पर वो अटैक करता था, अब इससे जो डर है नेचुरली बढ़ जाना था अंग्रेजों का, क्योंकि वो बैठे थे बंगाल में और बंगाल के साथ लगता है अवध, अवध के साथ आपका दिल्ली लगता है। एक बार दिल्ली में वो एंटर करते हैं तो दिल्ली के बाद किसका नंबर लगेगा, नेचुरली यूपी, यूपी से फिर आपका अवध का एरिया, अवध के बाद बंगाल का एरिया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ये जानते थे कि दिल्ली में जो मुगल एम्परर है वो है वीक, और अफगान के डर के मारे अवध के नवाब के पास शरण लेके बैठा हुआ है।
अब ब्रिटिशर्स को नॉर्थ में अफगान से बचना है, तो और साउथ में मैसूर और मराठा की एक्सपेंशन से बचना है। तो यहाँ पे तो उसने अवध को डिफीट कर लिया नॉर्थ में, लेकिन वहां पे साउथ में क्या क्या है, साउथ में है निजाम ऑफ हैदराबाद थोड़ा सा वीक, तो वो उसके थ्रू आगे रिंग फेंस की थ्योरी को इजीली इम्पोज कर सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने अब पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस को इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया। ये पॉलिसी एक्चुअली में एक बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट था। इंग्लिश ने शाह आलम और नवाब ऑफ अवध इनको बक्सर की लड़ाई में हरा दिया, और उसके बाद ये कहा कि आप लोगों की जो फोर्स है उससे यूरोपियन फोर्स कहीं ज़्यादा बेहतर है, वी आर सुपीरियर, तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए इंग्लिश फोर्स को हायर कर लो, जिससे हम अवध को अफगान इन्वेजन से बचा सकते हैं। अब क्योंकि नवाब ऑफ अवध जो है वो दिल्ली का वजीर है, दिल्ली का वजीर होने के नाते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि दिल्ली के मुगल एम्परर को भी बचाए। तो मुगल एम्परर पेट्रोनेज में बैठा था नवाब ऑफ अवध के। तो मतलब क्या हुआ, दिल्ली का मुगल एम्परर भी डरता है अफगान से, अवध को भी डर है, अफगान से प्रोटेक्शन चाहिए उसको भी। तो जब इंग्लिश ने ये ऑफर किया तो अवध ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और इंग्लिश ने क्या किया, अवध की जो वेस्टर्न साइड की बाउंड्री है, जो उसका फ्रंटियर है वेस्टर्न, उस पर अपने इंग्लिश फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया। ऐसे में सिर्फ इंग्लिश फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं किया, उसने ये किया कि जो अवध की फोर्सेस थी उसको अपने यूरोपियन स्टाइल से ट्रेन किया, और अथॉरिटी किसकी हो गई अब उस मिलिट्री पे, जो अवध की मिलिट्री थी, अब हो गई अथॉरिटी उस पे ब्रिटिश की। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल में ले लिया उसने आर्मी को जो कि अवध की थी। तो अब जो ये आर्मी थी, इट वाज नो लॉन्गर द लोकल आर्मी, इट वाज ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहलाती है, जिसके ऊपर अब नवाब का कोई कंट्रोल नहीं था, बल्कि इंग्लिश का कंट्रोल हो गया। तो हुआ क्या एज ए रिजल्ट, अवध के ईस्ट और वेस्ट फ्रंटियर में अब ब्रिटिश आर्मी थी। अब आप एक चीज देखो कि ब्रिटिश की ईस्टर्न, ये जो अवध है इसकी ईस्टर्न साइड में देखो बंगाल है, तो बंगाल और अवध की बाउंड्री पर जो फोर्स है वो भी इंग्लिश फोर्स है। और दूसरी तरफ जब अवध की वेस्टर्न फ्रंटियर पे उसने फोर्स एम्प्लॉय की, वो कौन सी फोर्स है, वो भी इंग्लिश फोर्स है, चाहे वो ब्रिटिश इंडियन मिलिट्री हो, लेकिन है तो ब्रिटिश के कंट्रोल में। तो अवध तो बस अब एक इल्यूजन में था कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जबकि उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका था, एक तो डेप्यूटी नवाब के कारण भी अवध जो था कंट्रोल में ब्रिटिशर्स के था, ऊपर से अब पैसा भी दे रहा था अपनी इस फोर्स को मेंटेन करने के लिए, इंग्लिश फोर्स को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश को। ठीक है, और सैंडविच की तरह बना हुआ था, बीच में फंसा हुआ था, दोनों तरफ इंग्लिश की फोर्सेस थी। तो ये एक इल्यूजन में ही था अवध की वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है अभी। तो अब इंग्लिश ये बोलते हैं कि वी हैव नाउ ग्रूम्ड योर आर्मी, हमने तुम्हारी आर्मी को ग्रूम कर दिया है, अवध को ब्रिटिश ने बोला। तो अब इसका हम टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि ये आर्मी इतनी वर्थ है या नहीं है। अब टेस्ट किसके अगेंस्ट करना है जी, तो टेस्ट इन्होंने करना था मराठास और मैसूर के अगेंस्ट। तो जैसे ये आर्मी जो है अटैक करती है मैसूर और मराठास पे, तो धीरे धीरे क्या है, वैसे वैसे सेम प्रिंसिपल पे जैसे जैसे टेरिटरीज एक्वायर करते जाएंगे, उनको अपने रिंग फेंस में ये लेते जाएंगे। और रिंग फेंस में लेने का मतलब ये हो गया कि अब चाहे वो सिंधिया हो, सिंधिया की टेरिटरी हो, चाहे वो होलकर की टेरिटरी हो, ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्होंने उनको भी यही बोल दिया कि आप राजा तो रहेंगे यहाँ पे। जैसे सिंधिया में जो था, तो इंदौर में उसको कह दिया कि हाँ आप जो हैं यहाँ पे राजा रहेंगे, लेकिन अब आपके पास जो फोर्स होगी वो होगी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो हम आपकी आर्मी को सिमिलर वे से ग्रूम करेंगे और आपकी प्रोटेक्शन करेंगे आपके जो ओपोनेंट है। और मराठा को किसको किसका डरावा देते थे, ओपोनेंट किसका था, मराठास। तो मराठास को मैसूर का डरावा दे देते थे, अफगान का डरावा दे देते थे। तो ऐसे ही दूसरों का निज़ाम वगैरह का डरावा दे के ये कह दिया कि आपका और मेरा एनिमी कॉमन है, इसके लिए हम आपकी आर्मी को यूरोपियन लाइंस पे ट्रेन करेंगे और हम दूसरी स्टेट को
एनेक्स कर देंगे। इसी तरह से उन्होंने कुछ एक टेरिटरीज भी जो खुद जीतते थे, जैसे अगर आप सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद देखो तो वो जो टेरिटरीज मैसूर की कम हुई थी तो वो किसको गई थी, वो गई थी मराठास को और निज़ाम को। तो उन्होंने पहले खुद वो टेरिटरी नहीं हथियाई थी, उन्होंने वो टेरिटरीज दूसरे राजाओं को दे दी थी, क्योंकि वो डायरेक्ट अपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम चमकाना नहीं चाहते थे कि हम डायरेक्टली ऐसा एनेक्स कर रहे हैं। वो अपनी छवि को अभी गिरने नहीं देना चाहते थे, अभी वो और ज़्यादा कंट्रोल हासिल करना चाहते थे उस टाइम पे। तो जब ऐसे सारी टेरिटरीज, मैक्सिमम इंडियन टेरिटरी पे जब ब्रिटिश आर्मी डिप्लॉय कर ली गई, तो इसके बाद अब इंग्लिश बोलते हैं कि जिस दिन बहादुर शाह जफर की डेथ होगी उस दिन इंडिया पर मुगल रूल का एंड हो जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी पावर को टेक ओवर कर लेगी। अब दिल्ली पे मुगल रूल नहीं रहा, अब इंग्लिश रूल आ गया है। इस तरह से अब कोई भी राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि पूरे देश में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का कब्जा था। एज ए रिजल्ट आप देखेंगे कि 1857 में जब रिवोल्ट होगा तो उसमें सिविलियंस तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो प्रिंसेस होंगे वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, वो मजबूर हुए पड़े थे। तो ये था सारा रिंग फेंस थ्योरी में। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में ब्रिटिश गवर्नर्स के बारे में, चार्टर्स एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नेंस सिस्टम्स थे, तो उनको हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।